हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर, एक सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं बेहतरीन चैनल जो आपकी शिक्षा को आगे लेकर चल रहा है। आपकी क्लासों को ध्यान में, आपकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान, चैप्टर नंबर 9, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। इसका पार्ट 3 हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसको अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4। देखो, चैप्टर के नाम से ही अनुभव हो रहा है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन और प्रकाश के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम लोग प्रकाश समझ चुके आसानी से। आज समझते हैं हम लोग इसमें प्रकाश का अपवर्तन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जिसको आप जानते हो कक्षा 10 में ये है, आप उसको जानते, वो आपको जानता है ना, उसके पास आप वीडियो भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ वो भी पढ़ सके। एक साथ पढ़ने का आनंद लीजिए, अच्छी शिक्षा हासिल करें। देखो, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश क्या होता है हम लोग समझ चुके। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे अपने मार्ग बोले तो रास्ते से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है, जैसे शीशा, वायु, जल, ईटीसी का मतलब जानते, इत्यादि, यानी अधिक कुछ भी हो सकता है। देखो, हमने आराम से पहले अपनी परिभाषा पढ़ी, अब इसको समझते अपना चित्र में। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, ये देखो एक माध्यम मेरा ये वाला हो गया, एक माध्यम, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखो, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यही लिखा। तो अपने मार्ग से, देखो ये जो प्रकाश की किरण है, ये क्या है? प्रकाश की किरण लिखा है, अपतित किरण, प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण गई, इसको जाना किस माध्यम से जाना था? इसे भाई, इस हिसाब से तो इधर जाना चाहिए था, लेकिन जब ये दूसरे माध्यम में, ये जो है दूसरा माध्यम, ये विरण माध्यम, ये सघन माध्यम, ये एक पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, ठीक है। जब प्रकाश की किरण ये आई, इसको जाना कैसे था? ऐसे जाना था इधर, लेकिन ये देखो हर तिरछी मुड़ गई, यानी इसको सीधे जाना था, लेकिन ये जब दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो तिरछी मुड़ गई। इसे ही बोलते प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। जब देखो परिभाषा, आप चित्र समझ गए तो परिभाषा आप अपने हाथ स्वयं बना सकते हैं। क्या? देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती। भाई, इसको जाना इधर चाहिए था, ये देखो विचलित हो गई, ये हो गई, ठीक, ओके। पूरा एक बात समझो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो है विरण माध्यम, ये सघन माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, जाना इसको सीधे चाहिए था, लेकिन हल्का तिरछी मुड़ गई। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब है, इसको एम, ठीक, यहां तक ओके। अब अपवर्तन के कारण समझ लेते हैं। अपवर्तन एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। यदि आपसे एग्जाम में आए प्रकाश का अपवर्तन, तो आपका ये बताना है, ये लिखना है, यानी जब प्रकाश एक किरण से दूसरे किरण में प्रवेश करती है अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि आपसे पूछे अपवर्तन का कारण बताइए, अपवर्तन किस लिए होता है, अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन का कारण बताइए, तो क्या लिखेंगे? अपवर्तन एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन किसके कारण होता? अपवर्तन एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जानते हैं ना, जैसे शीशा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, ये सब कैसे है? पारदर्शी माध्यम, यानी पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी का माध्यम यही तो होता है जिसके आर पार देखा जा सके। तो अपवर्तन एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर
दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। देखो, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जब प्रवेश किया तो इसके प्रकाश की चाल में परिवर्तन हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन के कारण। प्रकाश अपवर्तन के कारण, अपवर्तन एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। हम लोगों ने बाहुबी समझा प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन का कारण। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो, हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो सीधी ना जाकर के तिरछी मुड़ जाती है। प्रकाश अपवर्तन के कारण पढ़ा। अब पढ़ते हैं प्रकाश अपवर्तन के नियम। प्रकाश अपवर्तन का जो नियम है क्या बोलता है? अपवर्तन के दो नियम होते हैं। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि प्रकाश अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, 3, 4, 5, 2, क्या आप सलाहें? 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम क्या है? आराम से समझना विद प्रैक्टिकल। आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके समझ से बाहर चला जाए। लाइट जल है? देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पुनः एक बार समझो, आपतित किरण, ये देखो आपतित किरण मेरी, ये वाली किरण जो है आपतित किरण, ये प्रकाश जा रहा है, ठीक है, आपतित किरण। अपवर्तित किरण, ये वाली मेरी अपवर्तित किरण, ये वाली आपतित किरण, ये वाली अपवर्तित किरण है। वह आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये आपतन, ये देखो मेरा अभिलंब एम एन, ये जो है खींचा गया, ये मेरा अभिलंब है। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो, तीनों का तल एक ही ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। परिभाषा बना सकते हैं अपने यहाँ। दूसरा क्या बोला? जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यम के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है। देखो, तिरछी इसके सीमा तल पर आपतित हो रही है तो आपतन कोण की जा साइन तथा अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण आर, आपतन कोण आई की जा साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम बोलते हैं इसको? स्नेल का नियम। यदि आपसे स्नेल का नियम लिखने को बोला जाए, स्नेल का नियम, तो भी हम लिखेंगे यही, स्नेल का नियम। जो प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे ही हम लोग स्नेल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यम के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की जा साइन तथा अपवर्तन कोण आर की जा साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखो, साइन आई बटे साइन आई बराबर एन, जो एक नियतांक है। स्नेल का नियम क्या बोलता है? जब प्रकाश की किरण कहीं दो माध्यम के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की जा तथा साइन अपवर्तन कोण आर की जा साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि अपवर्तन कोण की जा तथा आपतन कोण की जा क्या अनुपात क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? एक नियतांक होता है। देखो, साइन आई बटे साइन आई बराबर एन, जो एक नियतांक है। तो आप लोग समझ चुके दोनों नियम अच्छी तरीके से। देखो, आपतित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में है। साइन आई बटे साइन आई बराबर एन, ये किसका नियम? स्नेल का नियम है। ओके बच्चों, चलते अपनी अगली स्लाइड पे। अब हम लोग पढ़ते हैं दैनिक जीवन में प्रकाश परिवर्तन। हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पर कारण पढ़ा, अपवर्तन के नियम पढ़े। अब उसके दैनिक जीवन में देखते हैं क्या काम आता है। दैनिक जीवन में हमारे कैसे दिखाई देते हैं? देखो, नंबर 1, टंकी में पड़ा हुआ सिक्का, टंकी में पड़ा हुआ सिक्का हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पहले पढ़ लेते फिर समझाते हैं। नंबर 2, नदी की तली का ऊपर दिखाई देना। नंबर 3, तालाब में पड़ी मछली वहां नहीं दिखाई देती जहां वह पड़ी होती है। नंबर 4, जल, यहाँ पे जल लिखा जाएगा, जल में लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना। अभी है तो कई, लेकिन आपके लिए 4 काफी है। 3 भी होते तो फिर कंफर्टेबल रहता, लेकिन हमने 4 नियम आपको लिखा दिए पड़ते हैं दैनिक जीवन में, जो हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, या आप अपने घर पे भी इनको प्रैक्टिकल करना तो ऐसा ही होगा। नंबर 1, टंकी में पड़ा हुआ सिक्का हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अभी मैं भी यहाँ पे प्रैक्टिकल कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे टंकी तो मैं नहीं ला सकता हूँ ना, तो टंकी में तो आपको नहीं दिखा दे सकता कि ऊपर दिखा, लेकिन आप अपने घर पे
ये प्रैक्टिकल जरूर करें। क्या करें कि टंकी तो लगभग सभी के घरों में होगी, ये टंकी ना हो तो बाल्टी तो होगी बाल्टी होगी, उसमें पानी भरना, ठीक है। पानी में एक सिक्का डालना, जब सिक्का डालोगे तो नीचे से जब खाले चला जाएगा तो यही तुमको मालूम है, ये खाले से उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ मालूम देता है। कभी आपने देखा भी हो, ना देखा तो ये जरूर करना इसके बाद, ठीक। यानी जल टंकी में पड़ा हुआ सिक्का हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, वो हमेशा ऊपर ही उठा हमें दिखाई देता है। नंबर 2, नदी की तली का ऊपर दिखाई देना। कभी कभी क्या है, हमेशा नदी तो लगभग हर जगह तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उत्तर का ये मैदान है तो यहाँ तो नदी नाले बम्बा हर जगह लगभग होते हैं। क्या हुआ यार लाइट। जब नदी में साफ पानी बह रहा हो तब आप लोग देखना कि नदी की तली हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। नदी हो या नहर हो, जो उसकी तली होती है हमें ऊपर उठाई हुई। 1 मिनट जरा पंखा बंद कर, लाइट डिम हो गई ना। जो नली की जो नहर की तली होगी नदी को हमें ऊपर दिखाई देती है, जब पानी साफ बह रहा होता है दिखाई देगी, लेकिन वो उसकी वास्तविक गहराई जो होती है अधिक होती है। नदी की वास्तविक गहराई और कुछ होती है, लेकिन हमें वो ऊपर मालूम देती है। हम समझ लेते हैं गहरा नहीं, लेकिन हम गहरे में चले जाते हैं। तो नदी की तली का ऊपर दिखाई देना। नंबर 3, तालाब में पड़ी मछली वहां नहीं दिखाई देती जहां वह पड़ी होती है। ये तालाब या नहर कुछ भी हो, ये तो पानी साफ है तो आपको मछली स्पष्ट दिखाई देगी, मछली होगी जो कुछ भी होगा पानी में स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन मछली जहां आपको पानी में दिख रही होगी वहां पर मछली नहीं होती, वो उस जगह से हट करके होती है। इसलिए जो मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, उतना आगे अपना वो डालते हैं। हमने देखा ना करते हुए, जब मछली यहाँ पे तुमको दिखाई देगी तो कुछ आगे डालते हैं, वो उसी हिसाब से चलते हैं। नंबर 4 क्या है, जल में लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना। जो जल होता है, पानी होता है, इसमें लकड़ी हमेशा आपको टेढ़ी दिखाई देगी। आप प्रैक्टिकल घर पे करेंगे। निम्नलिखित माध्यम में प्रकाश की चाल, हम समझ लेते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो देखो नंबर 1, निर्वात में। जो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि प्रकाश की चाल कांच में बताएं तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तालपीन के तेल में बताएं तो 2 × 0.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जल की बात करें तो जल में प्रकाश की चाल जो होती है 2 × 25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि रॉक की साल्ट में प्रकाश की चाल की बात करें तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमको ये बिल्कुल अवश्य याद कर लेना आप, जो प्रकाश की चाल किस माध्यम में कितनी होती है, ठीक है, इनको याद करना। आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज कि यदि पूछे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸, तारपीन 2 × 4 2.04 10⁸, जल में 2.25 × 10⁸, रॉक की साल्ट में तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप लोगों को हम कुछ प्रैक्टिकल दिखाएंगे। जैसे टंकी में पड़ा हुआ सिक्का हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यही ना। तो देखो टंकी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम आपको इस गिलास में दिखाएंगे। क्या दिया, टंकी में पड़ा हुआ सिक्का हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो हमारे पास एक गिलास है, इसमें मैंने सिक्का डाला। अब सिक्का को जब हम देख रहे हैं तो हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई, आपको शायद ये सिक्का तो ऊपर उठा हुआ नहीं दिखाई दे रहा हो, कैमरे में दिख रहा है ना। तो ये दिख रहा हो तो देख लीजिए, ऊपर उठा हुआ में दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा है। चलो ये तो पॉइंट कर ढिलो। ये जल में लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, जो जल होता है यानी पानी में लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, ये तो दिखाई देगा। ये हमारे पास एक गिलास में जल है, इसमें पानी है, यानी ये इसमें पानी, गिलास में ये लकड़ी है। अब देखो ये लकड़ी है, आपको दिखाई रही ना। देखो ये गई तो ऐसे, लेकिन हमको कैसे दिखाई दे रही, टेढ़ी। देखो दिखाई दे रही होगी, ये देखो यहाँ से यही मतलब ये लकड़ी टेढ़ी है, देखिए ना। तो आप अपने घर पर जब प्रैक्टिकल करेंगे बिल्कुल आराम से, यहाँ पे कुछ लाइट भी हमारे पास धीमी है,
अभी ये देखो, अब स्पष्ट आप लोग दिख रही है कि लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना। ये तो आपके सामने पेड़ कर दिया, जल में लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना। ये देखो आराम से देखो, देखो दो प्रैक्टिकल बच्चे, नदी की तली का ऊपर दिखाई देना। जब आपके आसपास से जब जाते हो कभी नदी देखना, तो देखना उसकी वास्तविक गहराई कुछ और होगी, लेकिन हमें जो दिखाई देती है कुछ और दिखाई देती है। मछली को देखना जहां पे होती है वो वहां पे नहीं दिखाई देती। अब आप लोग आराम से समझ चुके हैं, निम्नलिखित में माध्यम में प्रकाश की चाल भी समझ चुके हैं। ठीक, प्रकाश की चाल आपको याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे। आप चलते अपनी अगली स्लाइड पे। देखो बच्चों, अगली हेडिंग हमारी कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, प्रकाश अपवर्तन के कारण पढ़े, प्रकाश अपवर्तन के नियम पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश अपवर्तन। देखो कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन, तो कांच होती ना आयताकार, उसके स्लेब से जो है उसका अपवर्तन होगा। कैसे होता है, पहले हम लोग अपनी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर सचित्र वर्णन करेंगे। पूरा डिटेल से कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो आपके समझ से बाहर जाए। देखो, जब विलर माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, जब विलर माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तथा जब सघन माध्यम से विलर माध्यम में जाती है, जब सघन माध्यम से विलर माध्यम में जाती है तब अभिलंब से दूर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? अभिलंब से दूर चली जाती है। तो आप लोग अब ये बात समझे कि कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है। जब सघन माध्यम से विलर माध्यम में प्रकाश की किरण जाती तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब सघन माध्यम से विलर में जाती तब अभिलंब से दूर चली जाती। इसको सचित्र देखो वर्णन करेंगे अपना। ये देखो, ये मैंने चित्र बनाया है। देखो इसकी परिभाषा आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं। आप जब चित्र अपना याद रखेंगे तो परिभाषा आप खुद ब खुद बना सकते हैं। देखो ये मैंने कांच का आयताकार स्लेब लिया। देखो कांच का आयताकार स्लेब है, कांच का स्लेब। ये जो आपको चार कोने दिखा रहा है ना, ये क्या है? कांच का टुकड़ा है। ठीक है, कांच है। ये वायु है जो विलर माध्यम है। ठीक है, ये विलर माध्यम और ये सघन माध्यम। यहाँ पर भी वायु है, ये भी विलर माध्यम आ गया। जब वायु आ गई तो ये भी क्या हो गया? विलर माध्यम आ गया। और ये क्या है? सघन माध्यम। ये क्या है? कांच। आराम से समझ। देखो प्रकाश के अपवर्तन हमने यहाँ तक समझा था, वही है, बस थोड़ा सा आगे पीछे। देखो जब ये कांच के आयताकार स्लेब पे प्रकाश की किरण मैंने ये डाली, ये देखो प्रकाश की किरण डाली, तो इसको जाना तो इस माध्यम से चाहिए था, इधर ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई? अभिलंब की ओर झुक गई। ये मेरा क्या? अभिलंब है। ये जो है मेरा अभिलंब। ये क्या? देखो अभिलंब मेरा ये आया है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकी ना, तो वही देखो लिखा है, जब विलर माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है। देखो विलर माध्यम से सघन माध्यम में गई, ठीक है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो अभिलंब ये है, अभिलंब की ओर झुकी। देखो जाना तो इसको इस माध्यम में चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई ना। फिर देखो क्या है, फिर ये सघन माध्यम से सब फिर दोबारा विलर माध्यम में जाएगी। देखो सघन माध्यम से फिर दोबारा विलर माध्यम में गई है, तो देखो इसको अब जाना तो दोबारा जब ऐसे आ रही तो ऐसे इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये इसको इधर आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये फिर उधर चली गई, तो क्या हुआ? अभिलंब से दूर चली गई। देखो तथा जब सघन माध्यम से विलर माध्यम में, भाई सघन माध्यम से विलर माध्यम में आई तब अभिलंब से दूर चली जाती। इसको आना तो इस माध्यम में चाहिए था, इस रेखा पे, लेकिन ये दूर चली गई। इसीलिए हम लोग कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आराम से समझे। फिर एक बार समझा दूं। देखो ये कांच का आयताकार स्लेब है, मेरे पास कांच का टुकड़ा है। ठीक है, ये कांच है। मैंने जब प्रकाश की किरण ये डाली, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई? अभिलंब की ओर झुक गई। फिर दोबारा जब हम सघन माध्यम से विलर माध्यम में जब फिर आई, पुनः उसी माध्यम में कांच से बाहर निकल प्रकाश की किरण, तो इसको जाना इस माध्यम में चाहिए था, यानी इस माध्यम से जाना, लेकिन ये क्या हुई? अभिलंब से दूर चली गई, उधर चली गई। ये मेरा अभिलंब है। देखो यहाँ पे कौन आई बना रहा? I1 है, यहाँ पे R1, यहाँ पे I2, यहाँ पे कौन? R2 बन रहा है। ये विलर माध्यम, सघन माध्यम, वही। आराम से समझ चुके। फिर पूरा एक बार समझो। जब विलर माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, जब विलर माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुकती है? अभिलंब की ओर। तथा सघन माध्यम से विलर माध्यम में जाती है तब अभिलंब से दूर चली जाती है। ये हमारा अच्छे समझ गए।
जब सघन माध्यम से, देखो ऊपर वाला विरल माध्यम, बीच वाला सघन माध्यम, जब विरल से सघन में जाएगी तब अभिलंब के पास चली आएगी, जब सघन से पुनः विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। बस यही है। अच्छा, पढ़ते हम लोग अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक होता क्या है। तो देखो अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा यह निर्धारित होता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके बच्चों, समझ गए। यानी अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा यह निर्धारित करता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू का चिन्ह ये होता है भैया। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण है, अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा यह निर्धारित होता है। यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए यह कैसे निर्धारित होगा कि किस माध्यम में प्रकाश किस गति से गति करेगा, किस वेग से गति करेगा, तो अपवर्तनांक से। तो वही बात, अपवर्तनांक। ठीक है। अपवर्तनांक किसी पदार्थ का भौतिक गुण है। जो अपवर्तनांक होता है, या पूछ दे अपवर्तनांक कैसा गुण है, भौतिक गुण या रासायनिक गुण, तो अपवर्तनांक जो है भौतिक गुण होता है। नंबर 2 क्या है? विभिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है। लाल के लिए अलग होगा, पीला के लिए, हरे, नीले, सफेद, बैंगनी, सब के लिए, हर एक रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है अलग अलग होता है। ओके। अगला पॉइंट क्या है? जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, आराम से समझना, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम, प्रकाश की चाल कम होगी तथा उस माध्यम की चमक ज्यादा होगी। देखो क्या बोल रहा है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और जब प्रकाश की चाल कम होगी तो उस माध्यम की चमक ज्यादा होगी। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग कि जिस माध्यम के प्रकाश, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, दे दिया ना, ज्यादा होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। जिसमें अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी लेकिन उसकी चमक ज्यादा होगी। अगला पॉइंट, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगा, तथा माध्यम की चमक कम होगी। तीनों पॉइंट आराम से क्लियर हुए। पुनः एक बात समझो। पहले अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश का वेग निर्धारित किया जाता है। प्रकाश का वेग अपवर्तनांक से निर्धारित किया जाता है। प्रकाश भौतिक गुण है, यानी क्या, विभिन्न अपवर्तनांक किसी पदार्थ का भौतिक गुण है। अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, उसकी चमक अधिक होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी लेकिन उसकी चमक कम होगी। देखो चारों फैक्ट आपको आराम से समझो। मतलब अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग, बिल्कुल आराम से समझ चुके होंगे। अपवर्तनांक किसी पदार्थ का भौतिक गुण, ये भी ठीक है। अब जरा चाल वाला समझे। जिस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होगा प्रकाश की चाल उस माध्यम में कम होगी, तो प्रकाश की चाल कम होगी तो उसकी चमक ज्यादा होगी। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा प्रकाश की चाल अधिक होगी लेकिन उसकी चमक कम होगी। तो हम लोग आराम से समझे, कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन, यानी जब सघन विरल से सघन में जाएगी अविलंब से पास आ जाएगी, जब सघन से विरल में जाएगी अविलंब से दूर हो जाएगी। हमने अपवर्तनांक समझा। अब समझते हैं कुछ पदार्थों में अपवर्तनांक का मान, यानी अपवर्तनांक का मान किसमें कितना होता है। चलते अपनी अगली स्लाइड पे। देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? अपवर्तनांक समझे, अपवर्तनांक के नियम समझे, अपवर्तनांक के कारण समझे, तो ये भी समझा कि अपवर्तनांक जो सभी रंगों में अलग अलग अपवर्तनांक का मान होता है। आज हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक।
कुछ माध्यम है जिसमें हमें अपवर्तनांक का मान ज्ञात होना चाहिए, तो ये आपके फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। जैसे कोई पूछे फटाक से बस इतना इतना इतना, ऑब्जेक्टिव में तो आ सकते हैं, तो ये आज से लेकर आप लोग हाई स्कूल, इंटर, फर्स्ट ईयर, ठीक है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएंगे, आपको याद ही होने चाहिए। देखो जैसे नंबर 1 वायु है, वायु का अपवर्तनांक 1.003, बर्फ का 1.31, जल का 1.33, एल्कोहल 1.36, कैरोसिन 1.44, संगीत कार्टज 1.46, टारपिन टेल 1.47, बेंजीन 1.50। यदि पूछा क्राउन कांच तो 1.52, कनाडा बल्सम 1.53 है ये, ठीक है। यदि खनिज नमक पूछे, खनिज नमक 1.54, खनिज नमक 1.54 होगा, और सघन क्लिंट कांच 1.63, रूबी मरकाय 1.71, नीलम जो है 1.77, हीरा 2.4, हीरा 2.42। तो आप लोग समझ चुके कुछ माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, इनका बहुत ही हर जगह काम है। भाई ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे हीरे का अपवर्तनांक कितना है, तो 2.42, यानी हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। यदि आपसे पूछ रहे जल का अपवर्तनांक 1.33, लेकिन आप ये तो अवश्य याद होने चाहिए, जैसे हीरा हो गया, वायु हो गया, बर्फ हो गया, जल हो गया, केरोसिन, केरोसिन आप लोग जानते हैं ना, जो मिट्टी का तेल होता है उसे ही हम लोग केरोसिन बोलते हैं। तो वायु, बर्फ, जल, एल्कोहल, केरोसिन, संगीत, टारपिन, बेंजीन, क्राउन, कनाडा, खारिज, संगनम, रूबी, नीलम, हीरा। तो आप लोग लगभग मैंने 16 नाम दिए, आपके फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अब याद ना करे तो टीचर तो याद नहीं करा सकता ना। मेरा काम है आपको लोगों तक हर एक जानकारी पहुंचाना, अच्छी से अच्छी शिक्षा जो एग्जाम से रिलेटेड हो, वही आपको तथ्य हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो एग्जाम से बाहर छूटे। समझ चुके आप लोग आराम से। जैसे हीरे का 2.42, वायु 1.003, बर्फ 1.3231, जल 1.33। और ये भी एक बात देखो, मैंने इनको बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है, बढ़ते हुए। यदि आपको ये 3 दे दे, पूछे सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, वायु, बर्फ, तो किसका होगा, बर्फ का, क्योंकि इसका कम है। और यदि ये 2 दे दे तो सबसे ज्यादा तो हमें पता है हीरा का होगा, 240, लेकिन हमें ऑप्शन जब 2 है तो इसका ज्यादा होगा। जिस हिसाब से हमें ऑप्शन दिए होंगे उसी हिसाब से हम कम ज्यादा का चुनाव करेंगे। तो क्या बच्चों, चलते अपनी अगली स्लाइड पे। देखो बच्चों, हम लोगों ने अपवर्तनांक समझा, फिर अपवर्तनांक निरपेक्ष मान समझा, किसमें क्या होता है। जैसे हीरे का 2.42 होता है ना, तो सभी के मान आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अब समझते हैं लेंस। देखो लेंस क्या होता है, लेंस 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक व दोनों पृष्ठ गोली है। लेंस होता है, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। जो लेंस है कैसा है, एक पारदर्शी माध्यम में 2 पृष्ठों से घिरा हुआ। लेंस 2 पृष्ठों से घिरा हुआ, देखो या ये वाला हो या इसमें दोनों में 2-2 पृष्ठ है ना, इसको जरा, चलो ठीक है समझ जाओगे ना आप। लेंस 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है। लेंस 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई एक पारदर्शी माध्यम है। कैसा है, पारदर्शी माध्यम है। किससे घिरा हुआ है, कितने पृष्ठों से, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ है। जिसका एक व दोनों पृष्ठ गोली है, जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ कैसे हैं, गोली है। लेंस होता है, क्या कहलाता है वो, लेंस कहलाता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 उत्तल लेंस और नंबर 2 अवतल लेंस। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस की बात करते हैं। वे लेंस जो दिखने में किनारों पर पतले तथा माध्यम में मोटे होते हैं। कहने का मतलब ये जो वो लेंस जो किनारों पे पतले होते हैं, वह माध्यम मतलब यानी बीच में, जो बीच का उनका सिरा होता है वो मोटा होता है, ठीक है, मोटे, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये देखो उत्तल लेंस का मैंने सचित्र बना दिया, ये उत्तल लेंस। देखो यदि आप चित्र याद रखो, परिभाषा बना लोगे उत्तल लेंस की, क्या है, किनारों पे ये देखो इसके किनारे क्या है, पतले हैं। ये देखो बीच माध्यम क्या है इसका, मोटा है। तो जो किनारों पे पतले हों, बीच में मोटे हों, उत्तल लेंस कहलाते हैं। क्या समस्या। फिर नंबर 2 आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस किनारों से मोटे तथा माध्यम में पतले होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। ये देखो अवतल लेंस का, यदि आप चित्र याद रखें, देखो किनारों पे मोटे हैं ना ये देखो, और बीच में देखो पतले हैं। तो वे लेंस जो किनारों से मोटे तथा माध्यम में पतले होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं।
क्या समस्या? तो हम लोगों ने लेंस को समझा क्या है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई एक पारदर्शी माध्यम है, और पारदर्शी माध्यम बोले तो जिसके आर पार देखा जा सके। तो लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम, इसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, एक भी पृष्ठ हो सकता है, दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते हैं। क्या कहलाता है हमारा? लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल उत्तल, कुछ ही को पहले लिख सकते हो, परिभाषा याद रखो। जैसे उत्तल लेंस किनारों पे पतले बीच में मोटे, अवतल लेंस किनारों पे मोटे बीच में पतले। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। आराम से आप समझ चुके हो, आराम से अपनी परिभाषा बना सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसमें हम लोगों ने कांच का आयताकार स्लेब समझा, अपवर्तनांक समझे, हर एक चीज समझी। जल में लकड़ी भी नहीं दिखाई थी, उसका भी मैंने सचित्र वर्णन आप लोगों को कराया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की मैंने इसमें लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी, आप उन्हें वहां भी वही से डाउट पूछ सकते हैं। जो ना समझ में आया हो बता देना, उसकी एक पूरा वीडियो डिटेल से समझा दूंगा। और आप जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान इसके बाद आएगा चैप्टर जल्द। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।